बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर सुहेब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम अपने बीएससी मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के आखिरी मराहल की तरफ बढ़ते हुए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और उसके बाद सिर्फ इसका एक क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। आज का क्वेश्चन भी लेंथी क्वेश्चन में से एक है। इसकी स्टेटमेंट है कि टू इक्वल स्मूथ स्फीयर्स each of weight W and radius R are placed inside a hollow cylinder open at both ends and which rests on a horizontal plane। दो स्फीयर्स हैं, दो छोटे स्फीयर्स हैं, आप कह लें बराबर हैं, दोनों का वेट भी बराबर है और उनका रेडियस भी R है, यानी वो भी बराबर है। और उनको किधर रखा गया है? दे आर प्लेस्ड इनसाइड ए हॉलो सिलेंडर, यानी कदरे इनसे बड़े एक सिलेंडर के अंदर इनको रखा गया है। हॉलो सिलेंडर जो कि खाली है और दोनों सिरों से वो सिलेंडर जो है वो ओपन भी है। इफ ए इज लेस देन 2R बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है जी। अगर ये जो बड़ा सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर उसका रेडियस ए हो, देन शो दैट द लीस्ट वेट इट कैन हैव so as not to be upset is, वो ये होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे अभी तक नहीं लिखा, और वो होना चाहिए 2W इंटू 1 माइनस R ओवर A। ये हमने प्रूव करना है। क्या है कि कम से कम कितना वेट हो, शो दैट द लीस्ट वेट इट कैन हैव, कम से कम इतना वेट ये रख सकती है कि ये बगैर अपसेट हुए, तो वो वेट होगा 2W इंटू 1 माइनस R ओवर A। तो ये जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये दो सिलेंडर है हमारे पास, ये फर्ज किया हमारे पास एक सिलेंडर है, ये इसका सेंटर आ गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको जब मैंने कॉपी किया तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसको उठा के हमने इसके ऊपर रखना है इस पोजीशन में, ठीक है जी। और इन दोनों के जो रेडियस हैं उनको हमने मिला देना है यहाँ से, ये इसको आपस में मिला दिया, ये और यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा सही नहीं हुआ, ये तो पहली दफ़ा सही आ गया। और ये एक हॉलो स्फीयर के अंदर इनको रखा गया है। तो ये हमारे पास फर्ज करने के स्फीयर है, एक हॉलो सिलेंडर है, सॉरी, और इसको यहां से हमने एक्सटेंड कर दिया, ये नीचे, और ये दोनों एंड से खुला हुआ भी है। तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम ऊपर से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये इसको हम हटा देते हैं, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से अब ये याद रखें कि जहाँ जहाँ पे बॉडी टच करती है एक दूसरे के साथ वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये बॉडी आपस में, इसका नाम हम रख लेते हैं A और इसका नाम रख लेते हैं B, और इनका पहले वेट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वेट ये और इसका वेट ये आ गया। हम इन दोनों को W शो कर देते हैं, W दोनों का वेट बराबर है और दोनों का ये जो रेडियस है वो भी बराबर है, यानी ये भी R है तो ये भी R है। इसके बाद है ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये
बॉडी बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो ए जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, तो उसका रिएक्शन हम ये शो कर देते हैं ये। और इसी तरह ये बॉडी जो है अगर ए जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, तो बी इसके ऊपर ये वाली फोर्स जो है वो रिएक्ट करेगी, यानी कि रिएक्शन इसका ये होगा। तो इन दोनों को हम कह देते हैं ये एस है, एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये एक्ट कर रही है। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे ये जो आउटर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर है, और ये जो है एक्चुअली स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर है। तो ये बॉडी यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पर भी टच कर रही है, और यहाँ पर भी टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटर सिलेंडर है ये भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। तो यहाँ से हम फिर इनका नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा। और इसी तरह ये ऐसे आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये सही नहीं हुआ। ये आ जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएंगे, और यहाँ से भी एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको हम आर कह देते हैं, इसको भी हम आर कह देते हैं, इसको हम चले R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। और ये रिएक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ इस सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा R3। याद रखें कि जब भी किसी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर नॉर्मल या सपोर्ट एक्शन लगता है तो वो हमेशा उसके सेंटर में से पास करता है, इसीलिए ये इसके सेंटर में से पास कर रहे हैं। तो ये हमारी तकरीबन मुकम्मल हो जाती है डायग्राम। तो मैं इसको अब जो कुछ भी हमने ये बनाया है इसको हम फाइनल शेप में लिख भी देते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने उस डायग्राम को भी मज़ीद कंप्लीट और ज़रा बड़ा करके आपके सामने पेश कर दिया है, और इस साथ में लिख भी दिया है। कंसीडर टू स्फेयर्स विद सेंटर्स ए एंड बी। ये एक है और ये दूसरा, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी। इनसाइड ए हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस ये है। अगर ये पॉइंट में एम लिख दूं तो एम एन किसके बराबर है, ये एम एन हमारे पास ए के बराबर होगा क्योंकि ये इसका रेडियस है। ठीक है जी। द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज आर। अब जहां तक इनका ताल्लुक है तो इसको हम आर कह सकते हैं, इसको भी हम आर कह सकते हैं। इनका जो रेडियस है वो आर है, एंड वेट डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू वेट है। ये इसका वेट डब्ल्यू हो गया, इसका ये वेट यहां से ड्रॉ किया हमने, ये नीचे की तरफ जा रहा है डब्ल्यू। वेरियस रिएक्शंस ऑफ द स्फीयर एंड सिलेंडर आर एज शोन इन द फिगर। अब देखें यहाँ पे ये बॉडी, ये जो लोअर स्फीयर है ये दो जगहों पर टच कर रहा है, डी पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर भी, इस बाहर वाले सिलेंडर के साथ। तो ज़ाहिर है बाहर वाला सिलेंडर जो है वो इसके ऊपर रिएक्शन एक्ट करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये वर्टिकल रिएक्शन। इसका नाम मैं रख देता हूँ R1। इधर भी चूंकि कर रहा है तो इसका नाम मैंने रख दिया R2, और ये जो है वो R3। जनरली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बराबर होता है और वर्टिकल रिएक्शन के बराबर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो ये मैंने R3 शो कर दिया। इसके बाद है, अच्छा ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर वो हम लगा रहे हैं फोर्सेस, तो इसको भी थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ कि ये जो अपर स्फीयर है ये इसके ऊपर एक एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इसी तरह लोअर जो है स्फीयर वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। और इट शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इनको हम कह देते हैं कि ये एस है। ठीक है जी। यानी ये नॉर्मल रिएक्शंस हो गए, ये R1, R2 और R3,
ये भी नॉर्मल रिएक्शंस हो गए। आखिर में हमने कहा कि लेट P इज द लीस्ट वेट द सिस्टम कैन हैव विदाउट गेटिंग अपसेट। वो हमने इसको सेंटर पे डिनोट किया कि ये वो मिनिमम वेट है जो यहाँ पे है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। सो नाउ फ्रॉम फिगर आप यहां से देखें, ये एफ बी ये किसके बराबर होगा? एफ बी, ये देखें, अगर मैं इस एफ पी को निकालना हो तो ये क्या होता है? एफ ई यहां तक का डिस्टेंस और माइनस ये वाला डिस्टेंस बी ई। एफ ई माइनस एफ ई में से बी ई माइनस कर दिया मैंने, ठीक है जी। एफ ई में से बी ई माइनस कर दिया तो एफ बी आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास? अब ये एफ ई किसके बराबर है हमें नहीं फिलहाल यहाँ पे पता, तो यहाँ पे ये गौर से नीचे की तरफ लाएं। हमें पता है कि एम एन दिस इज द रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, ये एम एन ए के बराबर है। तो ये आगे वाला हिस्सा अगर इसका नाम हम एम एन क्यू रख देते हैं तो वो भी दिस इंप्लाइज एन क्यू भी ए ही के बराबर होगा, ये वाला, ठीक है जी। तो एफ ई एन क्यू के बराबर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो एफ ई की जगह पे आ जाएगा ये ए माइनस बी ई। बी ई ये रेडियस है इस स्फेयर का, तो इसको आर से हमने डिनोट किया, तो इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास आर। इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस ट्रायंगल को देखें बी एफ एल को, और से देखें इस एंगल को हमने थीटा माना हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल मौजूद हो तो वो लाइन कहलाती है बेस। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये एफ बी एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है, तो एफ बी ओवर दिस हाइपोटेन्यूज, एफ बी ओवर बी एल। हम पहले लिखेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ एल, यहां से एफ बी ओवर बी एल इसके बराबर आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये साइन के रिलेशन देता है और यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एफ बी इज इक्वल टू बी एल साइन ऑफ थीटा। अब यहां से देखें ये बी से लेके एल तक किसके बराबर है? ये रेडियस ही है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ बी इज इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में एफ बी ए माइनस आर, इक्वेशन 2 में एफ बी इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां से हमारे पास आ जाएगा आर इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए माइनस आर, और यहां से अगर हमने साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए माइनस आर ओवर आर, और इस रिजल्ट को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्विलिब्रियम
अपर हाफ, अपर जो स्फेयर है इसका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द अपर स्फेयर, अपर स्फेयर का इक्विलिब्रियम के लिए विल रिजॉल्व the forces horizontally and vertically। ठीक है जी। कौन सी फोर्सेस? which are acting on अपर स्फेयर। ठीक है जी। अब यहां पे गौर से देख लें कि कौन कौन सी फोर्सेस अपर स्फेयर पे एक्ट कर रही हैं। मैं उस फिगर को थोड़ा सा नीचे भी कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसकी अब हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, तो ताकि हमें बार बार वीडियो को स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने से थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो यहां से अब हम देखते हैं, यहां पे देखें कौन कौन सी फिगर्स एक्ट कर रही हैं इस अपर स्फेयर के ऊपर। देखें यहां पे एक फोर्स तो है, इसका वेट W। ठीक है जी। तो एक तो फोर्स हो गई यहां पे W, दूसरी हो गई ये R2, और इसके अलावा ये वाली फोर्सेस भी हैं। ये यहाँ पे आई नहीं कॉपी होके, ये फोर्स S और ये फोर्स S, ये फोर्सेस हो गई। तो आई थिंक के यही तीन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं S। तो रिमेंबर यहाँ पे ये वाली फोर्स S नहीं होगी, ये वाली फोर्स S होगी। क्यों? क्योंकि ये वो S रिएक्शन है जो A रिएक्ट कर रहा है B के ऊपर। ठीक है जी, इस अपर स्फेयर के ऊपर। तो यहां पे हम ये वाला S कंसिडर करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो आइए रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये R2 कॉस ऑफ, यहां से देखें तो ये एंगल 180 का बन रहा है, तो इसको 180 डिग्री लिख लेंगे, प्लस W, ये एंगल जी हाँ 270 बन गया। तो हम लेते हैं W कॉस ऑफ 270 डिग्री, प्लस इसके बाद है तीसरा S, ये एंगल, और यहां से अब ये देखें ये एंगल 90 डिग्री 30 थीटा है, तो इसका अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। ये मैंने लाइन इसीलिए एक्सटेंड करके रखी थी। तो हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। तो हम यहां पे लिख देते हैं S इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन, R2 कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर, प्लस W कॉस 270 डिग्री 0 के बराबर, प्लस S, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज R2 माइनस साइन के साथ प्लस S कॉस 90 डिग्री 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। साइन 90 1 के बराबर होता है, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा रह गया, तो यहां पे रह जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो देयरफॉर यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया R2 इज इक्वल टू S साइन ऑफ थीटा। इस रिजल्ट को आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यानी इस R2 का, यानी जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका जो रिएक्शन है वो S साइन थीटा के बराबर है। अब हम नाउ रिजॉल्विंग वर्टिकली, ये तो हमने किया था हॉरिजॉन्टली,
तो अब इन्हीं फोर्सेस को हम वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं, जहां जहां पे कॉस था अब वहां वहां पे साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा और 2 साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस S साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू R2 इंटू साइन 180 डिग्री, ये तो सिरे से 0 हो गया, प्लस W साइन 270 डिग्री, ये -1 के बराबर आ गया, प्लस S, यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। तो ये खत्म हो गया। बाकी हमारे पास रह जाएगा माइनस W प्लस साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा रह जाएगा, और ये सारा फैक्टर कॉस 90 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा S कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू S कॉस थीटा। यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज, अगर S की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा W ओवर कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 विल गिव अस R2 इज इक्वल टू, S की जगह पे आ गया W ओवर कॉस थीटा, साथ में साइन थीटा उसी तरह रहा। सो दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल टू W साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया, और ये हमारा R2 की एक्चुअल वैल्यू आ गई। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम फाइंड आउट करते हैं ये जो लोअर स्फेयर है इसका इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लिखते हैं नाउ फॉर इक्विलिब्रियम of the lower sphere, क्या करेंगे हम, we resolve the forces horizontally। जहां पे याद रखें स्टूडेंट्स कि जहां पे अगर हम किसी जगह पे हम सिर्फ वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, किसी जगह सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, और किसी जगह पे दोनों करते हैं, हमेशा कोशिश करें कि दोनों रिजॉल्व करें। इनमें से एक डेफिनेटली 0 हो जाएगा, बाज केसेस में 0 हो जाएगा। तो उस सूरत में हम सिर्फ वो वाला क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट ऐड करेंगे जो हमारे काम का होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस लोअर स्फीयर को वर्टिकली रिजॉल्व करूं तो वो फायदा कोई नहीं देगा, वो 0-0 हो जाएगा, वक्त ज़ाया होने की बात है। तो इसलिए हम सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप बेशक दोनों रिजॉल्व करें, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। जो आपके काम की चीज़ नहीं होगी उसको छोड़ दें, और जो आपके काम की चीज़ होगी वो बाकी रहेगी, उसको लेके आगे चलें। तो इस केस में हम हॉरिजॉन्टली अब इसको वो कर रहे हैं रिजॉल्व। तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लोअर स्फीयर के ऊपर। देखिए यहाँ पे एक तो ये W है, एक ये R3 भी है, एक R1 है, और एक S भी है। अब यहाँ पे S कौन सा लगेगा, अब पहले केस में तो ये वाला हमने कंसिडर किया था क्योंकि ये A B के ऊपर रिएक्ट कर रहा था, अब B A के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो इस वाले केस में हम ये S जो है वो कंसीडर करेंगे। तो ये 4 फोर्सेस हैं, इनको हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस R1 से। R1 कॉस ऑफ कोर्स ये 0 का है, ठीक है जी, ये 0 बन रहा है। इसके बाद W की बारी, W हमेशा
यहाँ से देखें, ये अगर ऐसे है तो ये 270 का एंगल बन रहा है, तो W इज इक्वल टू कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस, अब R3 की बारी लिख लें, ये वाला एंगल, तो ये 90 का बन रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री, और आखिर में ये S। अब ये S क्या होगा, इनको मैं ज़रा मिटा देता हूँ। चले, ये S क्या होगा, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये इस एक्स एक्सिस है तो यहाँ तक का एंगल, ठीक है जी। तो ये देखें, ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, याद रखें, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ये एंगल थीटा हमने दिया था शुरू में, तो ये एंगल भी थीटा बना, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो ये भी थीटा बनेगा, और अगर ये थीटा है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। तो यहां से अब आप ड्रॉ करके देखें कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये, तो ये 180 डिग्री, ये थीटा, और यहां था 270, तो 270 में से ये थीटा निकाल दें तो ये वाला एंगल हमारे पास बाकी रह जाता है। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे प्लस एस इंटू कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। R1 cos 0 1 के बराबर, प्लस W cos 270 डिग्री 0 के बराबर, प्लस R3 इंटू कॉस 90, ये भी 0 के बराबर, प्लस S इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, cos 270 डिग्री इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन ऑफ 270 डिग्री इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे आ गया R1 प्लस ये 0 cos 270 डिग्री, ये भी 0 हो गया, सारा फैक्टर 0 हो गया, साइन 270 डिग्री ये -1 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये -1 के बराबर होगा। तो ये अगर -1 है तो इस साइन थीटा के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो s को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस s साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू s साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर से देखें, R2 भी हमारे पास s साइन ऑफ थीटा था फ्रॉम 4, और R1 भी हमारे पास s साइन ऑफ थीटा आ गया। दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू R2, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 6 इज इक्वल टू s साइन ऑफ थीटा, रीजन में लिखते हैं फ्रॉम 4 and 6। So therefore R1 is equal to R2, ये दोनों बराबर हैं, और R2 की फाइनल वैल्यू हमने क्या निकाली थी, W टेंजेंट थीटा, तो ये दोनों W टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये इसको आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 7, अगर इसकी जरूरत पड़ जाती है तो। अब हम करते हैं नाउ रिजॉल्विंग वर्टिकली। अब हम ये सारी फोर्सेस को, जिनको अभी हमने हॉरिजॉन्टली किया था, अब उनको हम वर्टिकली रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जहां जहां पे कॉस, वहां पे अब साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस पूरी लाइन में साइन R1 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस W साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस R3 साइन ऑफ
90 डिग्री प्लस s साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज r1 साइन 0 0 हो गया प्लस w साइन 270 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है प्लस r3 साइन 90 डिग्री ये 1 के बराबर होता है प्लस s, इस पे फार्मूला अप्लाई करें, साइन 270 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस cos 270 डिग्री into sin of theta bracket close equal 0। This implies, ये तो वैसे खत्म हो गया, माइनस w प्लस r3 प्लस s इंटू, अब देखें यहाँ पे है साइन 270 डिग्री, ये पहले भी बता चुके, माइनस 1 के बराबर, माइनस 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस थीटा आ गया और ये सारा फैक्टर cos 270 0 होता है तो ये सारा 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस s cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इन दोनों को उठा के हम इक्वेशन की उस तरफ ले जाते हैं, r3 आ जाएगा हमारे पास w प्लस s cos ऑफ थीटा। ठीक है जी। सो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज r3 इज इक्वल टू w प्लस, अब ये s cos थीटा किसके बराबर था, ये s cos थीटा, ये भी w के बराबर था तो हम s cos थीटा की जगह पर w लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज r3 इज इक्वल टू w आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम फाइनली इस स्टेज पे हैं कि हमने ये सारी जो है वो दोनों स्फेयर्स की फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, इसके भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी, लेकिन अभी तक भी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। अब हम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट m हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सॉरी मोमेंट लेते हैं तो हम कहते हैं नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट m। तो इसके लिए मैं एक दफा फिर इस पूरी फिगर को कॉपी कर लेता हूं। तो ये मैं उस जो हमारे ऊपर डायग्राम है उसको मैंने नीचे भी फिर एक दफा कॉपी कर लिया है ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे करना ना पड़े, इसको स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। अब देखते हैं यहाँ पे मोमेंट अबाउट m। तो सबसे पहले आप ये देखें p, जो कि हमें फाइंड आउट भी एक्चुअली करना है, तो p और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा mn। ठीक है जी, p इंटू mn, तो मैंने यहाँ पे लिखा pmn। अब इसकी डायरेक्शन भी साथ ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा वो मशहूर ज़माना सिक्का रखा हुआ है, हमने फर्ज किया इसको उठा के मैं ऐसे लेके आया पैरेलल में, और जब ये ऐसे यहाँ पे एक्ट करेगी ये फोर्स, इस तरह फर्ज करेंगे यहाँ पे हमारा वो सिक्का पड़ा हुआ है, तो जैसे ही इस पे ये टच करेगी तो ये सिक्का इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। और इस डायरेक्शन में रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब है कि इट शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब अगली चीज देख लें, ये R1 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है dm। ठीक है जी, ये देख लें dm, और यहाँ पे हमारा वो सिक्का पड़ा हुआ है फिर, और इस फोर्स को मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ से एक्ट करती है ये फोर्स, तो जैसे ही इस सिक्के पे ये टच करेगी तो ये इसको इस डायरेक्शन में
टर्न करवाएगी, अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए तीसरी फोर्स, वो है R2। R2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये HM इक्वल टू 0। अब ये HM है, तो ये फोर्स जो है वो हम यहाँ पे फर्ज करें हमारा ये सिक्का पड़ा हुआ है, इस फोर्स को मैं नीचे लाया, यहाँ से आगे बढ़ाया, अब ये फोर्स चल रही है, तो जैसे ये फोर्स इस पे एक्ट करेगी तो ये सिक्का ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये हमने मोमेंट्स ले ली। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बाकी फोर्सेस को मैंने क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे ये S है, ये S है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इनका नेट इफेक्ट 0 होगा, लिहाजा यहाँ पे मोमेंट में लिखने की जरूरत नहीं। दूसरी वजह ये है कि ये दोनों O के अंदर से पास कर रही हैं, लिहाजा इसका फायदा कोई नहीं होगा। जहां तक इनका ताल्लुक है R3 इज इक्वल टू 2W, ये भी हमने निकाला है। तो ये फोर्स W नीचे की तरफ जो एक्ट कर रही है ये, और ये फोर्स W नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इन दोनों को ये R3 ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, ये फोर्सेस बराबर हैं, इनका नेट इफेक्ट 0 होगा, लिहाजा इनको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको जो बाकी फोर्स है वो हमने लिख ली हैं, और कोई फोर्स है नहीं, तो इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज हम ये जो R2MH है इसको हम इस तरफ रहने देते हैं, और बाकी उधर चली जाती है, PMN प्लस हो जाएगा प्लस R1 इंटू DM। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ये वैल्यूज MH, MN और DM फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फिगर MH ये किसके बराबर है, ये बराबर है CK। ठीक है जी। अब CK को हम क्या लिख सकते हैं, CA, दिस इंप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम CA प्लस AK, तो दिस इंप्लाइज MH हमारे पास आ जाएगा CA प्लस AK। दिस इज इक्वल टू CA किसके बराबर है, C से लेके A तक, ये तो हमें पता है कि ये रेडियस है इस लोअर स्फेयर का, तो वो हमने लिख दिया, ये तो आ गया R प्लस, अब AK किसके बराबर है, तो AK, इस ट्रायंगल को देखें गौर से, AK हमने निकालना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का, ये थीटा भी है, तो ये वाला जो बन जाएगा ये बेस होगी, ये ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूस, और ये बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। हमने निकालना है AK, तो AK ओवर BA, AK को हम लिख सकते हैं, चलें इसको हम AK वैसे रहने देते हैं, और यहां पे लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AKB, यहां से AK ओवर AB इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लें, ये एंगल थीटा इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये AK ओवर AB, ये इनके दरमियान बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कॉस का रिलेशन, दिस इंप्लाइज AK इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। अब AB किसके बराबर है, ये A और ये B, इनके ये किसके बराबर है, देखिए ये AB यहां तक, इस पॉइंट L तक ये R है, इस अपर स्फेयर का रेडियस, और ये भी R है लोअर
यहाँ एल से लेके ए तक, यानी लोअर स्फेयर का रेडियस, तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो r प्लस आर 2r हो जाएगा। सो देयरफॉर ए की हमारे पास आ गया 2r cos ऑफ थीटा। सो यहां से एम एच आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर एम एच हमारे पास आ जाएगा ये r प्लस ए के की जगह पे ये आ गया 2r cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास एम एच भी आ गया, हमने इससे पहले ये एम एच निकालिए। अब एम एन निकालते हैं, एम से लेके एन तक ये ए के बराबर है, गिवन है, तो वो हमें मालूम है, एम एन इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है। अब आखिरी चीज रह गई, हमने मालूम करना है डी एम। तो डी एम किधर है जी, ये लिखा हुआ डी एम, तो डी एम ए सी के बराबर है और ए सी आर के बराबर है, तो लिहाजा डी एम भी आर के बराबर आ जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम फिगर डी एम इज इक्वल टू, ये देखें ये ए सी के बराबर आ गया और ए सी जो है वो आर के बराबर है। सो देयरफॉर डी एम इज इक्वल टू आर। तो अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, इनको इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 में पुट करें जी, R2 इंटू एम एच, R2 एम एच की जगह पे आ जाएगा ये R प्लस 2R cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है राइट साइड पे पी एम एन, तो P और एम एन की जगह आ जाएगा A प्लस, इसके बाद अगली चीज क्या है R1 इंटू डी एम, R1 और डी एम की जगह आ जाएगा हमारे पास स्मॉल r। अब यहाँ पे देखें R2 और R1 मौजूद हैं और हमें पता है कि R1 R2 दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, R1 R2 फ्रॉम इक्वेशन 7 W टेंजेंट थीटा के बराबर हैं। तो हम इन दोनों की जगह पे W टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज W टेंजेंट थीटा इंटू R प्लस 2R cos थीटा, ये ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू पी ए प्लस W टेंजेंट थीटा इंटू R, और यहां पे लेते हैं बाय इक्वेशन 7। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा W टेंजेंट थीटा इंटू R प्लस 2R, फिर आगे आ जाएगा W टेंजेंट थीटा, ये 2R मल्टीप्लाई कर, 2R को W टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई किया और आखिर में लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू पी ए प्लस W टेंजेंट थीटा इंटू R। इसको अगर उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो राइट साइड पे सिर्फ हमारे पास पी ए रह जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूं, चलिए इसी को लिख देता हूं, W टेंजेंट थीटा R प्लस 2R W, इसको लिख दिया साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा, और ये उठा के जब हम इधर लेके आए तो ये हो गया माइनस W टेंजेंट थीटा इंटू R। अब यहां से देखें इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये पूरा फैक्टर W टेंजेंट थीटा इंटू R नेगेटिव, W टेंजेंट थीटा इंटू R पॉजिटिव, ये सारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बाकी रह गया, दिस इंप्लाइज पी ए इज इक्वल टू 2W R sin theta. This implies P is equal to 2W
आर, ये ए नीचे आ गया, इसके हमने दोनों तरफ ए से डिवाइड किया इनटू साइन थीटा। अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं बन रहा, तो अब बन जाएगा P इज इक्वल टू 2W R ओवर A, और साइन थीटा किसके बराबर है? अब जरा बहुत ऊपर जाएं, हमने शुरू में बहुत पहले ये निकाला था कि साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 बराबर है A माइनस आर ओवर आर। तो साइन थीटा की जगह आ गया A माइनस आर ओवर आर। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू 2W। अब R ओवर A से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, R ओवर A मल्टीप्लाई बाय A ओवर R माइनस, या एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं हम, ये हो जाएगा R ओवर A, इसको हम लिख सकते हैं A ओवर R माइनस R ओवर R। तो ये R से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली ये रह जाएगा -1 के बराबर। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, P इज इक्वल टू 2W R ओवर A मल्टीप्लाई बाय A ओवर R माइनस R ओवर A इंटू 1। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। Therefore P इज इक्वल टू 2W, अब ये A से A कैंसिल, R से R कैंसिल, यहां पे रह गया 1 माइनस R ओवर A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये R ओवर A, ब्रैकेट क्लोज। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वो फाइनल रिजल्ट है जहां तक कि हमने पहुंचना था। तो यहां पे हम लिख देते हैं हैंस द रिजल्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये भी लेंथी था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आखिरी 3-4 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आई है, तो अपनी आराम से ज़रूर बताइएगा, मतलब कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे इसको क्लिक भी करें ताकि हमारा हर लेक्चर आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारी जो वेबसाइट है bscmath.net उसकी विजिट ज़रूर करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के साथ अपने नए लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।